गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। कल के लेक्चर में हम लोगों ने SN1 रिएक्शन को स्टडी किया था। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे SN2 रिएक्शन से। हमने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हैलो एल्केन्स में वो दो टाइप की होती हैं, SN1 एंड SN2, यूनिमोलिकुलर एंड बायमोलिकुलर। SN1 को हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे SN2 रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब आप लोग इसे पढ़ रहे हैं तो ध्यान में जरूर रखिएगा, आपके माइंड में SN1 रिएक्शन भी होनी चाहिए और SN2 भी, ताकि हम दोनों को इजीली कंपेयर कर पाए। साथ साथ मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको कंपैरिजन बताता हुआ चलूंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच। ठीक है, तो इसे डिटेल में हम स्टडी करने जा रहे हैं अब। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये भी वो रिएक्शन है जिसके अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल से क्या होगा? रिप्लेस होगा। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जिस रिएक्शन के बारे में वो ये है, दिस रिएक्शन इज completed in only one step। तो यहां पर आपका पहला डिफरेंस आ जाता है SN1 और SN2 के बिटवीन, कि SN1 रिएक्शन जो है वो आपकी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जबकि SN2 रिएक्शन जो है वो आपकी ओनली 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। क्या है वो स्टेप, क्या है ये रिएक्शन? सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर CH3Cl, यानी कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यानी कि मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये हमने लिया रिएक्टेंट। इसके रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल। कौन लेंगे? KOH। आपको बता दूं कि SN1 रिएक्शन के अंदर हमने न्यूक्लियोफाइल को यूज किया था सेकंड स्टेप के अंदर। ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लिया था वो लिया था सेल्फ वाटर, जो वहाँ पे एज ए वीक न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, जो डिसोशिएट होता है किसमें? K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस के अंदर। यहाँ पे OH नेगेटिव आयन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को। ठीक है, चलिए देखिए किस तरह से। सॉल्वेंट का भी यहाँ पे डिफरेंस आपको नजर आएगा। यहाँ पे अपन जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, कौन कौन हो सकते हैं वो आपके? एसीटोन हो सकता है, DMSO हो सकता है, ठीक है, एंड DMF हो सकता है। यानी ये तीनों सॉल्वेंट जब भी आपको दिखाई दे जाए, एसीटोन, DMSO एंड DMF, इट मीन्स यहाँ पे आपकी कौन सी रिएक्शन होने वाली है? SN2 रिएक्शन। जबकि आपको वाटर एज अ प्रोटिक सॉल्वेंट मिल जाए तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? SN1। ठीक है, DMSO क्या होता है? डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड एंड दिस वन डाई मिथाइल फॉर्माइल। चलो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, डाई मिथाइल फॉर्माइल, C+OH। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और DMSO डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास में? सल्फोनिल है इसका मतलब S+O, और डाई मिथाइल है मतलब CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, एसीटोन का फॉर्मूला आपको आता होगा, यहाँ पे सल्फर के प्लेस पेपर में क्या ले लेना है? CH3 C+O CH3। तो ये तीनों जो है वो आपके सॉल्वेंट यहाँ पे हो सकते हैं आपके पास में। इन तीनों में से कोई भी एक सॉल्वेंट यहाँ पे आपको SN2 रिएक्शन में गिवन होगा। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा इजीली कि यहाँ पर आपका SN2 रिएक्शन है। चलिए, तो एक डिफरेंस यहाँ से आ जाता है कि इसमें हम जो यूज करते हैं सॉल्वेंट वो होता है आपका एप्रोटिक, जबकि उसमें कौन सा होता है? प्रोटिक। वहां पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि प्रोटिक सॉल्वेंट हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम हैलाइड आयन को इजीली गैदर कर सकें, वहां पे उसको कवर कर सकें, जिससे कि आपका HCl वहां पे रिमूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसकी कोई जरूरत अपन को नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्या होगा। एप्रोटिक सॉल्वेंट जो हमने यहाँ पे यूज किया है, मान लीजिए एसीटोन यूज किया है, तो ये भी क्या करेगा? ये C और Cl के बीच जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे ब्रेक करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है। जैसे ही C और Cl के बीच का बॉन्ड यहाँ पे डिसोशिएट होता है, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग जो है वो किस तरफ हो जाएगी आपकी?
क्लोराइड आयन की तरफ, और इस पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, जबकि कार्बन पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। सबको पता है ये बात, ठीक है। अब जैसे ही ये आ जाएगा, आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, कार्बन के साथ में यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं ऑलरेडी। ये वेज है, इसका मतलब होता है आपका कि ये आपका टुवर्ड्स व्यूअर होता है, और ये है डेस्क यानी कि अवे फ्रॉम व्यूअर। जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इट मीन्स ये वाला पार्ट जो है वो कैसा है, एंटी बॉन्डिंग पार्ट है, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और ये OH नेगेटिव जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है IIT के अंदर, या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करता है, तो क्या बताएंगे, ये डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन को, क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड इसके बने हुए हैं, ठीक है। और जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है किसको, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन को, तो ये कार्बन के साथ में न्यू बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपके सॉल्वेंट्स हैं, जैसे इसके अंदर जाएगा ये, तो धीरे धीरे ये आपका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लीव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास स्टेट क्या बनेगी, ये बनेगी, कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, यानी कि कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा, धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। पीछे आपको दिखाई दे रहा है कि OH जो है वो आपका साइड से क्या करता है, इसके अटैक करता है, यानी कि फ्रॉम बैक साइड से अटैक करता है, या फिर बोल सकते हैं रियर साइड से क्या कर रहा है, अटैक। फ्रंट से अटैक ये नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि सामने की ओर आपको दिखाई दे रहा है कौन है, Cl नेगेटिव आयन से यहाँ पर, यानी ये भी न्यूक्लियोफाइल और ये भी न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, रिपल्शन। इसलिए अटैक जो है वो ओनली कहाँ से होगा आपका, फ्रॉम बैक साइड और रियर साइड से। समझ रहे हो मेरी बात को। जबकि हमने यहाँ पे कोई चीज़ पढ़ी थी SN1 के अंदर कि SN1 में अटैक जो है वो आपका फ्रंट साइड से भी पॉसिबल है और रियर साइड से भी। क्यों, क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल पहले से ही रिलीज हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पर जो अटैक है वो कहाँ से होगा, ओनली बैक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को, और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे आपका अटैक फ्रंट से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ रिपल्शन हो जाएगा। समझ गए होंगे मेरी बात को। चलिए, तो क्या होगा, जैसे ही ये बॉन्ड धीरे धीरे आपका यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट होगा, तो OH जो है वो क्या करेगा, इसके पीछे की ओर से अपने इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है। बाकी आपको दिखाई दे ही रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ पे अपनी जगह पे होगा, हाइड्रोजन अपनी जगह पे होगा, और हाइड्रोजन अपनी जगह पर होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी, टोटल 5, यानी ये स्टेट जो है वो कहलाएगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब जानते होंगे कि ये आपका क्या है, अनस्टेबल स्टेट है। क्या है, अनस्टेबल स्टेट, जहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट किसी भी रिएक्शन के अंदर बनने वाली आपकी वो स्टेट है जिसे इजीली आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस यहाँ पे बना है वो रिएक्शन के बीच ही बना है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक और डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं SN1 एंड SN2 के बीच, कि SN1 रिएक्शन जो थी उसके अंदर आपका इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, लेकिन यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे बन रही है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट को हम रिएक्शन के बीच से आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो रही है, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। आपका यहाँ पे पता हो, आपको SN1 में पढ़ाया था आपको कि जहाँ पे जो हैलोजन होता है ये आपका लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप रिलीज होता है तो बहुत हाई स्पीड से रिलीज होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है आपका ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्ट। लेकिन मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट कब होता है, तभी होता है जब ये कार्बन खुद कैसा हो, ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए मैं इसका एग्जांपल भी आज आप लोगों को बता दूंगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जैसे ही Cl यहाँ से रिलीज हुआ तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाता है, आपके पास बन जाता है
OH, यानी कि अल्कोहल, या यू कैन से मिथेनॉल। ठीक है, तो ये है आपकी SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म। ठीक है, क्या हुआ, इस रिएक्शन में हमने लिया मिथाइल क्लोराइड, जिसकी रिएक्शन हमने करवाई KOH स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के साथ, जो वेट नहीं करता हैलोजन के रिलीज होने का, सीधा क्या कर देता है, अटैक। जबकि वीकर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वेट करता है पहले आपका पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल यानी कि हैलोजन पहले बाहर निकले, फिर मैं उस पर अटैक करूं। यानी वो प्रोसेस किस में होता है, आपका SN1 में। जबकि इसमें क्या हो रहा है बच्चे, इसमें सीधा आपका क्या हो रहा है, ये अटैक कर पा रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, सॉल्वेंट का फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे CCl के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उनको ब्रेक करने का काम करता है, यानी वो धीरे धीरे ब्रेक हो रहे होते हैं आपके। तो CCl बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होता है। OH जो है न्यूक्लियोफाइल, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, जिससे उनके पीछे की ओर क्या बनना स्टार्ट होगा, बॉन्ड, और आपके पास क्या बन जाती है, ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद Cl जो होता है बेटर लिविंग ग्रुप है, यहाँ से रिलीज हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल, और निकल क्या गया यहाँ से आपका क्लोराइड आयन, जो किससे कनेक्ट करेगा, K से, और क्या बन जाएगा, KCl। ठीक है, तो ये थी इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए अब इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शन जो है वो कैसी है, एक स्टेप में कंप्लीट होती है, ओनली सिंगल स्टेप में। जबकि SN1 रिएक्शन कितने में होती है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसके कुछ पॉइंट्स को इजीली डिस्कस कर पाए यहाँ पर। ठीक है, हो गया, चलिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि जैसे ही यहाँ पे आपका Cl जो रिलीज हो जाता है, तो उसके बाद जो आपके पास में ये जो प्रोसेस या जो चीज़ बनती है, अटैक हमें पता है कहाँ से हो रहा है, रियर साइड से, बैक साइड से। इसका मतलब यहाँ पे बनेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बनेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि इसको मैं डिटेल में भी आपको समझाऊंगा कि कैसे बना। ठीक है, जबकि SN1 में क्या पड़ा था, दोनों चीज़ पॉसिबल थी, यानी अटैक फ्रंट से भी पॉसिबल था तो बैक से भी पॉसिबल था, इसलिए वहाँ पे आपका बन था रैशमिक मिक्सचर। चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। सेकंड पॉइंट, स्टीरियो केमिस्ट्री। देखो क्या होगा, सपोज कीजिए आपके पास एक कार्बन है, इस पे आपने एक ले लिया है हाइड्रोजन, एक ले लिया है आपने क्या, ट्रीटियम, और एक ले लिया आपने ड्यूटेरियम। ठीक है, और इस पे जोड़ दिया आपने Cl एटम, जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो इस कार्बन पे सबसे हैवीएस्ट ग्रुप जो लगा हुआ है वो कौन सा, आपका Cl। इसको नंबरिंग कर देते हैं 1। फिर कौन सा है, ट्रीटियम, जो है आइसोटॉप किसका, हाइड्रोजन का, 2, 3 and 4। यानी मोमेंट जो है वो कैसा है, ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे है, क्लॉकवाइज। और जब ये होता है क्लॉकवाइज तो इसे बोलते हैं R। ठीक है, यानी ये कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं आपके R and S, तो ये हो गया आपका R कॉन्फ़िगरेशन। चलिए आगे देखें। अब हमने इसकी रिएक्शन किससे करवाई सर, KOH से, यानी कि K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव से। पता होगा धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, OH जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, कार्बन को, तो OH जो है वो उसके साथ में क्या बनाएगा, बॉन्ड। तो कार्बन के बैक साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल और क्या बना लेता है, OH। फ्रंट से क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि सामने क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो इससे क्या होगा, रिपल्शन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब ये D किस तरफ मूव कर जाएगा, आपका इस तरफ, T आपका यहाँ पर है और H आपका यहाँ पर है ही। चलो इसको यूं ले लेते हैं अपन सीधे सीधे बॉन्ड्स पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो हमने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिया है वो अगेन आपका 1 डिग्री ही है। मैं आपको ये लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगा अभी कि हमने 1 डिग्री ही क्यों लिया है यहाँ पर। ठीक है, चलो देखो। अब देखिए क्या हुआ। अब सबसे हैवीएस्ट ग्रुप कौन है आपका यहाँ पे, OH। इसको नंबरिंग 1 दे देते हैं। देन कौन है आपका, ट्रीटियम। ठीक है, देन नंबर 3 ये। तो इस बार जो आपका मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया है कि आपका नोमेनक्लेचर है वो चेंज हो गया। इसके बाद कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन गया आपका, S। ठीक है, जब आपके मूवमेंट होते हैं किस साइड में, क्लॉकवाइज में, तो उसे बोलते हैं R, और जब होता है एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बोलते हैं, S। समझिए, ये आपकी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है,
ठीक है, सॉल्वेंट आपका एप्रोटिक है, न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रोंगर है, तो रिएक्शन कौन सी हुई आपकी, ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने ले लिया DMSO, ठीक है, तो रिएक्शन कौन सी हुई, SN2 हुई। और यहाँ पे आपने साफ साफ देखा कि आपका नोमेनक्लेचर या आपका यू कैन से कि आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो R से किस में चेंज हो गया है, S में, यानी कि क्या हो गया है, इन्वर्ट हो गया है, उल्टा हो गया है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और इसी के साथ आपको एक चीज़ और समझ में आ जाती होगी, वो ये है कि इस कॉन्फ़िगरेशन को शो करने के लिए ज़रूरी है कि कार्बन क्या हो आपका ऑप्टिकली एक्टिव। और वो कब होता है, जब कार्बन कैसा होता है, कायरल। और कायरल कब होगा, जब कार्बन की 4 वैलेंसीज कैसी हों, डिफरेंट, TDHNCl, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, जो किस में होता है, आपका SN2 मैकेनिज्म में होता है। जबकि SN1 करें अगर अपन यहाँ पे 3 डिग्री लें और वीकर न्यूक्लियोफाइल 2 स्टेप्स में करेंगे उसे, तो वहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल पहले ही रिलीज हो जाता है। इट मीन्स वहाँ पे प्रीफर क्या होता है कि आपका अटैक फ्रंट से भी हो सकता है तो बैक से भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में दोनों पॉसिबिलिटी होती है कि कॉन्फ़िगरेशन आपका रिटेन भी रह जाए और वो चेंज भी हो जाए, इन्वर्ट भी हो जाए, ठीक है। एक और नॉलेज, एक और कंसेप्ट वो ये है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को हम वॉल्डन कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्डन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या व्हाट इज वॉल्डन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और जनरली ये आपका तब होता है जब आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है, रियर साइड से या बैक साइड से अटैक करता है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो, ये किस में प्रोसीड करता है, SN2 रिएक्शन में। जबकि SN1 में क्या होता है, SN1 में आपके दोनों होते हैं, रिटेंशन एज वेल इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए उसे हम कहते हैं दोनों का मिक्सचर, जिसे बोला गया है रैसमिक मिक्सचर। चलिए, तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्लियर हो जाते हैं SN2 रिएक्शन के। इट इज कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप। सेकंड, इसके अंदर क्या होता है, इन्वर्जन या वॉल्डन कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, यानी SN1 के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो एक्सोथर्मिक है, जबकि SN2 भी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, बिकॉज दोनों ही रिएक्शन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये बॉन्ड आपका मोर स्टेबल है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिजल्टेंट जो होगी वो रिलीज ही होगी, ठीक है। तो एनर्जी अगर रिलीज हुई तो प्रोसेस कैसा हुआ आपका, एक्सोथर्मिक, ठीक है। और हमें पता है डेल H क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो उस केस में मैंने आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि आपका लो टेम्परेचर जो है वो फेवर करेगा, ठीक है, रिएक्शन को क्या फेवर करेगा, लो टेम्परेचर। चलिए, ठीक है, रिएक्शन जब एक्सोथर्मिक होती है तो टेम्परेचर लो फेवरेबल होता है आपका। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि SN1 चाहे SN2 दोनों ही रिएक्शन कैसी हैं आपकी, एक्सोथर्मिक होती हैं, क्योंकि दोनों में आपका CO बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जो आपका मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू CX के, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं SN2 के बारे में, तो देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी। हमने पढ़ा था SN1 के अंदर कि SN1 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की। किसके, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की। इसके कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको कल करवाए थे, ठीक है। जितना स्टेबल इंटरमीडिएट वहाँ बनेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि SN2 में क्या होगा, क्योंकि हमें पता है SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, SN2 रिएक्शन जो है इसके अंदर कार्बोकैटायन जो उसका फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए कार्बोकैटायन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ कहेंगे कि आपका SN2 जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट, तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी रिएक्टिविटी, ठीक है। एज वेल SN2 रिएक्शन में जो आपकी रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के, किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। ठीक है, जितना ज़्यादा आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ही कम क्या हो जाएगी SN2 की रिएक्टिविटी, यानी कि वो कंपाउंड आपका उतना ही कम SN2 रिएक्शन देगा आपको, अगर वहाँ पे आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज़्यादा है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके रिएक्टिविटी वाले जो कंसेप्ट है, जो आपका पॉइंट है, इसको मैं डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो हो गया, चलो देखिए हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि SN2 की रिएक्टिविटी में टोटल 2 फैक्टर्स को इंक्लूड करना होता है सॉरी। तो वहाँ पे क्या इंक्लूड करेंगे, सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास बनेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी कम होगी। इस पॉइंट को हम पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे। देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया भी था SN1 के लिए कि आपका इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, और 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री एज वेल बेंजाइलिक हो, बताया था मैंने। और 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, बेंजाइलिक, और फिर उससे पहले सबसे ज़्यादा बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, बताया था मैंने आपको पूरा। और अगर आपको डिटेल में इसको पढ़ना हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर पे सर्च कर सकते हैं उसको, और उस पर जाकर के स्टडी कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे अपन ने क्या लिया, 3 डिग्री, यहाँ क्या लिया अपन ने, 2 डिग्री हेलोएल्केन, यहाँ पे लिया अपन ने 1 डिग्री, और यहाँ पे लिया अपन ने CH3X। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल क्लोराइड। हमें क्या देखना है कि चारों में से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो हमें पता है हम किसका अटैक करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। हमें यह भी पता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से करेगा, बैक साइड से, क्योंकि फ्रंट साइड में आपका ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है जो इसको रिपेल करेगा। तो अब समझिए बात को, सबसे पहले देखते हैं इसको। यहाँ कार्बन पे टोटल कितने हाइड्रोजन हैं, टोटल हैं 3। तो न्यूक्लियोफाइल को इसके अटैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कार्बन के साथ जो ग्रुप आपके अटैच्ड है वो बहुत ही लो मॉलिक्यूलर मास के हैं, या यूँ कहें कि बहुत ही कम स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पर है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है क्राउड, भीड़। कितनी भीड़ दिख रही है आपको यहाँ पे, H और H, यानी सिंपल बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपके हाइड्रोजन के वहाँ पे अटैच्ड हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ देखिए, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। कितना बल्कि ग्रुप है देखो आप, कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। देखिए कितना भयानक बन गया ये, नहीं? जितना भयानक दिख रहा है उतना ही क्या प्रॉब्लम आएगी कि ये न्यूक्लियोफाइल जो इस पे अटैक कैसे करे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्योंकि यहाँ पे क्राउड जो है, या यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करने में, रियर साइड से अटैक करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स जितना यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हुआ उतनी ही न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी इसके ऊपर क्या हो गई है, कम हो गई है। अप्रोच जो है न्यूक्लियोफाइल की वो लो हो गई है। इट मीन्स यहाँ पे सबसे मोर रिएक्टिव कौन हुआ, आपका मिथाइल क्लोराइड। देन आपका 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही बल्कि ग्रुप है। देन आपका 2 डिग्री, यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप्स हैं। देन आपका 3 डिग्री। तो समझ रहे हैं, जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे हुआ उसमें आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे उतना ही रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है तो ये इजीली SN2 रिएक्शन देगा आपको। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात को। सबसे मोर रिएक्टिव कौन हुआ, CH3X, देन आपका 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ये जो आपका ऑर्डर है ये जस्ट अपोजिट है किसके, SN1 के। यानी कि यहाँ पे एक और डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो गया आपका SN1 और SN2 के बिटवीन। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है, क्या आती है वो बात, समझिए। फर्स्ट पॉइंट कि जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है वो भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टिविटी के।
चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार साइड में। सपोज कीजिए कार्बन है, यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, यहाँ पे आपका एक हैलोजन है, यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप मान लीजिए आपका, और यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगा हुआ, कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, वो उस कार्बोकैटायन को उतना ही क्या कर देगा, आपका स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो जितना आपका स्टेबल बनेगा कार्बोकैटायन यहाँ पे या कंपाउंड, उतना ही आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी, सॉरी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है आपकी। ठीक है ना, क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, समझिए, जितना मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। वहाँ चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो आपकी ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबल। क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज या हाई चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना मोर यहाँ पे अटैच होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करने से यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपकी ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। और हमें पता है जितना ट्रांजिशन स्टेट आपका स्टेबल होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हो गई कन्फ्यूजन, सर मान लीजिए कहीं पर आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम या ज़्यादा है, और साथ में आपकी वो ट्रांजिशन स्टेट क्या हो गई, स्टेबल भी हो गई है। मान लीजिए दोनों फैक्टर्स जब आपके इन्वॉल्व हो जाएं, तो उस केस में हम क्या करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। यानी ये कन्फ्यूजन हो गई छोटी सी। चलिए समझ में दोनों चीज़ आ गई होंगी। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा, रिएक्टिविटी SN2 की कम हो जाएगी। दूसरी बात ये समझ में आ गई होगी, जितना स्टेबल आपका ट्रांजिशन स्टेट होगा, कब होगा, जितना अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -I ग्रुप, यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, उतना स्टेबल क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। और जितनी स्टेबल आपकी बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, उतनी ही रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। तो दोनों फैक्टर्स को जब एक साथ देखें तो हम किसे पहले प्रायोरिटी दें। तो मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन के ड्यूरेशन में मैंने देखा था कि रिएक्शन के अंदर आपकी बना क्या, बना ट्रांजिशन स्टेट। तो हम स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को देंगे डोमिनेंस ओवर दी स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ रहे हैं मेरी बात को। जब भी कहीं ऐसी जगह पे कंफ्यूज हो जाए आप, जहाँ पे दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एज कंपेयर टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल भी करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, जो एग्जांपल मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको, वो करवा रहा हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में। चलिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया CH3 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 Cl, एक दिया CH3 CH2 Cl, एक दिया आपको CH3 Cl, और एक दिया आपको CH3 CH, ले लीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH2 Cl। चलिए अब देखिए क्या हुआ। अब इन तीनों में तो किसी को कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, और ये आपका मिथाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इश्यू हमें होना नहीं चाहिए कि अटैक जो है वो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल इस पे कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। पहले मैं इन तीनों को कर रहा हूँ कंपेयर, तो इन तीनों को तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि सबसे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर है। ठीक है, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम कहाँ पर है, यहाँ पर। सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ है। तो इसका मतलब 1 जो है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ठीक है, रिगार्डिंग टू SN2 रिएक्शन। तो सबसे लेस रिएक्टिव कौन हुआ आपका 1, देन कौन हुआ आपका 2, देन कौन हुआ आपका 3। यानी इन तीनों में सबसे मोर रिएक्टिव 3 है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। लेकिन जब हम 3 और 4 तो कंपेरिजन करने जाएंगे तो क्या होगा, देखिए 4th के अंदर दिक्कत क्या है कि जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा पीछे से, ठीक है, क्योंकि हमेशा अटैक कहाँ से होगा, रियर साइड से SN2 के अंदर,
तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे आपका ग्रुप जो है वो कैसा है, बल्कि ग्रुप है, नो डाउट, ठीक है। अटैक में दिक्कत आएगी, समझ रहे हो। यहाँ पे आपके केवल हाइड्रोजन अटैच है डायरेक्टली, समझ रहे हो, ठीक है। तो बल्कि ग्रुप भी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका जो ग्रुप अटैच्ड है C डबल बॉन्ड O, वो बिहेव करता है एज ए माइनस आई इफेक्ट, यानी कि बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आर भी और माइनस आई भी, ठीक है। यानी ये मोर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जिससे आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो कैसी बनेगी, स्टेबल बनेगी, ठीक है। यानी यहाँ पे दो फैक्टर लग रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये कि एक फैक्टर कह रहा है कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आपकी स्टेबल है तो रिएक्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। एक फैक्टर कह रहा है कि नहीं, बैक साइड से जब अटैक करवाएगा तो यहाँ पे ग्रुप बल्कि है, इसका मतलब यहाँ रिएक्टिविटी लो होनी चाहिए, ठीक है। बट हमने कहा था कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है उसकी स्टेबिलिटी को हमें डोमिनेंट मानना है एज कम्पेयर टू द ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को हमें डोमिनेंट मानना है एज कम्पेयर टू द स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो यहाँ पर हम किसे कंसिडर करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को। इट्स मीन सबसे मोर रिएक्टिव कौन हो जाएगा आपका, फोर्थ वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स थे आपके SN2 रिएक्शन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से। रिएक्शन जो है वो आपकी सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका अटैक कहाँ से करता है, रियर साइड से, बिकॉज फ्रंट साइड से आपका पहले से एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है जो उसे रिपेल करता है, ठीक है। जो रिएक्शन है वो आपकी सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है और इसमें आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। क्या बनता है इसके अंदर, आपका बनता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, आपकी अनस्टेबल स्टेट है जहाँ पे चार्ज डेंसिटी हाई है, और हम कह सकते हैं कि वहाँ पर उस ट्रांजिशन स्टेट को रिएक्शन के ड्यूरेशन में या रिएक्शन के दौरान हम उससे आइसोलेट नहीं कर सकते, इसलिए आपकी सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ हमने बताई कि SN2 रिएक्शन में जो है, मैंने बताया था एक पॉइंट, OH नेगेटिव आयन यानी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू दी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है, जो अटैक कर रहा है कहाँ से, बैक साइड से, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देने से वहाँ पे क्या बन जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। एक कंडीशन हमने बताई कि कार्बन अगर आपका ऑप्टिकली कैसा हो, एक्टिव हो। इनएक्टिव होने के केस में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, वहाँ पर ऑप्टिकली कैसा हो, एक्टिव हो, तो उस केस में आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट। इसीलिए SN2 रिएक्शन में आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो बात की इसके अंदर वो की आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की, तो ये होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जितना मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, ट्रांजिशन स्टेट उतनी ही क्या होगी, स्टेबल, और उतना ही आपका वो SN2 रिएक्शन देगा आपको, ठीक है। एक चीज़ ये बताई कि SN2 रिएक्शन जो है उसके अंदर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये तो सिमिलरिटी हुई SN1 के साथ कि वहाँ भी आपकी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक ही है, वो लो टेम्परेचर पे आपका प्रेफर करेगा वहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको जब ये दोनों रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं तो आपको इन दोनों के बीच क्या करना है, डिफरेंस, यानी आपको आपका ये होमवर्क है कि आप लोगों को एक पेज लेना है, पेज पे आपको एक टैबुलर फॉर्म में SN1 और SN2 लेना है और वहाँ पे इन सब के बीच में क्या करना है, डिफरेंस करना है, ठीक है। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रह गया है वो मैं आपको और बता देता हूँ, वो है ये SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, बायमोलिकुलर, ठीक है। क्यों बोलते हैं, देखिए मैंने कल आपसे डिस्कस किया भी था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि रिएक्शन अगर आपकी एलिमेंट्री हो यानी एक स्टेप में ही कंप्लीट होती है, ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर वो 2 स्टेप में होती है, वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, तो उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, उस स्टेप पे जो आपका स्लोवर है। लेकिन यहाँ पे जबकि रिएक्शन आपकी सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में जो सिंगल स्टेप है उसके अंदर कितने रिएक्टेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, उन सभी रिएक्टेंट्स पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, ठीक है। तो हमने देखा कि SN2 रिएक्शन जो हमने यूज़ करी वो ये थी, CH3Cl अटैक किसा करवाया,
KOH का, एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर किया अपन ने इसको, ठीक है, OH नेगेटिव पीछे से अटैक करता है, Cl रिलीज होता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3OH प्लस रिलीज क्या होता है आपका, KCl। यही था। तो रिएक्शन जो है वो आपकी सिंगल स्टेप में कंप्लीट हुई। इट मीन्स यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इवन वी नो दैट कि आपके जो SN2 रिएक्शन है वो कंप्लीट हुई सिंगल स्टेप में, इसका मतलब उस स्टेप में प्रेजेंट सारे रिएक्टेंट्स पे आपकी रिएक्शन डिपेंड करेगी, यानी कि CH3Cl पे भी डिपेंड कर रहा है और इस न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हुआ वो आपका हुआ इज इक्वल टू, यहाँ से साइन हटा देंगे तो क्या जाएगा, कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3Cl एज वेल योर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, 1:1। यानी कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फॉलो करती है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। किसको फॉलो कर रही है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। जबकि अपन ने पढ़ा था कि SN1 रिएक्शन जो है, यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, SN1 रिएक्शन जो है वो किसको फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी तो उसमें केवल एक स्टेप जो स्लोवर था उस पर डिपेंड कर रही थी, वहाँ पे रिएक्टेंट एक ही था। चलिए अब इस पे बेस्ड मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ लास्ट, वो देखिए कैसे। अब हमें पता तो लग ही गया है कि SN2 रिएक्शन जो है वो दोनों ही रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। इट मीन्स ये कौन सी होगी, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, या इसे क्या बोल रहे हैं, बाय मोलिकुलर बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप किया जाए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज डबल्ड, अगर हमने SN2 रिएक्शन ली, उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है, जितनी कंसंट्रेशन की बढ़ाओगे उतना ही ये भी इंक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हो। जबकि कल ही ये क्वेश्चन किया था अपन ने SN1 में, वहाँ कहा था कि रिएक्शन डबल ना होकर क्या हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज SN1 रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती ही नहीं है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन सेम कहा जाए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल मिथाइल क्लोराइड डबल्ड, तब आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये बेटा आपकी 4 टाइम क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी। रीज़न, क्योंकि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आपका मिथाइल क्लोराइड पे भी डिपेंड करती है, यानी कि रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करती है, और साथ में न्यूक्लियोफाइल पे भी। तो न्यूक्लियोफाइल भी डबल हो रहा है, ये भी आपका डबल हो रहा है कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी, 4 गुना 4 टाइम्स क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। SN1 SN2 में यहाँ भी एक डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। तो एक बार हम ओरली फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, ठीक है, जिसको आप फटाफट से अपनी फेयर नोटबुक में टेबलर फॉर्म में बना लेंगे। क्या है, SN1 रिएक्शन जो होती है वो आपके सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गए होंगे वैसे, ठीक है। SN2 रिएक्शन जो होती है वो आपकी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, सॉरी 1 स्टेप में होती है SN2 रिएक्शन, और SN1 जो है वो आपकी SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जबकि SN1 आपकी, सॉरी कंफ्यूजन हो गया, SN1 रिएक्शन जो है वो होती है आपकी 2 स्टेप्स में कंप्लीट, ठीक है, जबकि ये होती है आपकी सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे आपने देख लिया था, ठीक है। SN1 रिएक्शन जो है उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, आपके रैसेमिक मिक्सचर का, जबकि इसके अंदर क्या होता है आपका, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, समझ गए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा अपन ने, कि इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो होता है आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल हैलाइड्स, जबकि इसमें होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड मिथाइल हैलाइड पहले आ जाएगा आपका, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट अपन ने क्या देखा कि ये जो है SN1 रिएक्शन ये फॉलो करती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। किसको फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, या यू कैन से कि ये आपकी यूनिमोलिकुलर, जबकि ये फॉलो करती है किसको? फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये अपने पढ़ा। ठीक है, इसमें जो अटैक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल का वो कहाँ से होता है? दोनों साइड से, रियर साइड से भी हो सकता है और आपके फ्रंट साइड से, जबकि SN2 रिएक्शन में आपका अटैक जो होता है न्यूक्लियोफाइल का वो कहाँ से होता है? ओनली एंड ओनली फ्रॉम रियर साइड से। एक डिफरेंस ये कर सकते हैं, यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है? इंटरमीडिएट, जो क्या बनता है आपका? कार्बोकेटाइन। जबकि SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है आपका? ट्रांजिशन स्टेट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है आपके SN1 एंड SN2 रिएक्शन में, जो आपने शायद पहले ही कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे, और इसे फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर आज अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसके दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसे कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम लोग विद एक्सेप्शन क्वेश्चंस भी हैं इसमें कुछ, वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और साथ में ही जैसे ही अपनी ये केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं आफ्टर 2 और 3 लेक्चर्स, वैसे ही आपको एक और वर्कशीट यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। वो वर्कशीट आपको सॉल्व कर लेनी होगी और उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन जो हैं वो एक वीडियो लेक्चर में बनाकर आपको दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।